नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर जो 13 अक्टूबर 2024 को हुआ है। इसकी जो पीडीएफ है मेरे पास किसी स्टूडेंट ने भेजी है। वो कंप्लीट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस उसमें से मिस हैं और क्वेश्चंस के सीरियल भी थोड़े आगे पीछे हैं। तो अभी जैसे हैं वैसे मैं इस हिसाब से करा देता हूँ। इसके बाद कंप्लीट एनालिसिस जब करेंगे तो उसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे, तब तक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर भी हमें मिल जाएगा। अभी इसमें हालांकि काफी क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज रिलेटेड विद। तो यह रिलेटेड है 1% कंपनी से, ओपीसी। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस, ये 3 स्टेटमेंट है और इनमें से चूज करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट। तो 3 स्टेटमेंट है और इनमें से जो सही ऑप्शन है वो केवल सेकंड है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज ह्यूमन लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन लाइफ है। बाकी ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये इनकरेक्ट है और इसलिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओनली 2। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविजन विद इन द कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल टू द कंपनीज विद ए नेट वर्थ ऑफ। कौन सी कंपनीज पे ये एप्लीकेबल होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 500 करोड़ या उससे ज्यादा की नेटवर्थ वाली कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। नेटवर्थ के मामले में 500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। टर्नओवर के मामले में 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो और नेट प्रॉफिट के मामले में 5 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो। तो चूंकि नेटवर्थ पूछा है इसलिए बी सही है। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट इशूड अब्रॉड बाय एन इंडियन कंपनी टू रेज फंड्स इन सम फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, जीडीआर, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट। नेक्स्ट इज क्वालिटी सर्किल। ये अगेन 3 स्टेटमेंट है और इनमें से सही स्टेटमेंट हमें बताना है। तो इसमें जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है ये सही है। क्वालिटी सर्किल इमर्ज हुआ है क्वालिटी कंट्रोल से और ये जापान में क्वाइट पॉपुलर है। इट इंटेंड्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। आउटपुट की क्वालिटी इंप्रूव करना इसका मकसद होता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 1 एंड 2 ओनली। डिटेल एनालिसिस पूरा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तब करेंगे। नेक्स्ट है जनरल स्टेटमेंट, क्वेश्चन 10th है ये इसमें, और इसमें हमें पूछा है कि जनरल स्टेटमेंट जो गाइड करते हैं या चैनल करते हैं व्यक्तियों की, जो संस्था में काम करते हैं कर्मचारियों की थिंकिंग को, चार्ज विद डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, इनको पॉलिसी कहा जाता है। पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट या जनरल गाइडलाइन होती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू फ्रेंच एंड रावन। फ्रेंच एंड रावन के मुताबिक इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ पावर नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑटोक्रेटिक पावर, इसका ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड इन। आईएसओ कब बना था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1946। ये बना था 1947 में, लेकिन 1946 में ही एक मीटिंग हुई थी 25 कंट्रीज की लंदन में, वहां पे इसके बारे में जो था डिसीजन वो लिया गया था, इसलिए बी सही है। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, तो ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ SWOT एनालिसिस इज रिलेटेड टू इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। तो इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन सा पार्ट है SWOT एनालिसिस का? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जिसका एक क्वेश्चन पेपर है उसके काफी क्वेश्चन सही हैं, मुझे लग रहा है उनका सिलेक्शन होगा एकदम, काफी निशान इसमें सही हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज
रिकमेंडेड बाई, तो सीसीआई रिकमेंड किया गया था किसके द्वारा? सही जवाब है ऑप्शन ए, राघवन कमेटी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल सोर्स नहीं है रिक्रूटमेंट का? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है प्रमोशन। प्रमोशन इंटरनल सोर्स है रिक्रूटमेंट का, बाकी एक्सटर्नल है। नेक्स्ट है ए प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परसेप्शन। परसेप्शन इस प्रक्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इनमें से कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल का फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, BARS, बार्स। नेक्स्ट है एशिया का पहला EPZ इस्टेब्लिश हुआ था कहाँ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1965 में कांडला, गुजरात में। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन हैं दो, और इनमें से बताना है कौन सा कोड सही है। तो इसमें जो सही जवाब है ये दरअसल दोनों ही करेक्ट हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स बाय ए फर्म इज शोन इन P&L अकाउंट सही है, और इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, इसलिए P&L अकाउंट में दिखाया जाता है। रीजन भी सही है, और इस वजह से इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स ऑन, नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब फोर्स में आया? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड ऑन, इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस हुई कब? सही जवाब है ऑप्शन डी, अप्रैल 6, 1948। नेक्स्ट है इन रायो फ्रेमवर्क आर स्टैंड्स फॉर, VRIO फ्रेमवर्क में जो आर है इसका मतलब क्या है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, रेयर या रेयरिटी इसको कहा जाता है। यहाँ पे जो V है इसका मतलब होता है वैल्यू, R का मतलब रेयरिटी, I का मतलब इमिटेबिलिटी, एंड O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज कंसीव्ड एज ए जॉइंट एफर्ट बाय, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडिया और फ्रांस। नेक्स्ट है हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी, तो काफी न्यूज में है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माधवी पुरी भुज। नेक्स्ट फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, पहला RRB इस्टेब्लिश हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1975। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, कौन सा सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सट्रैक्टिव, ये प्राइमरी का पार्ट होता है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड ऑल द बैंकिंग फैसिलिटीज लाइक मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एटसेट्रा अंडर ए सिंगल रूफ इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनिवर्सल बैंकिंग। नेक्स्ट ये काफी कम दिख रहा है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ क्वेश्चंस को, इसलिए सुन जाएगा आसानी से। विजिबिलिटी कईयों में काफी कम है, साफ नहीं उतना PDF। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर, इनमें से कौन सा इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर नहीं है। बाकी कंपनी पार्टनरशिप, LLP ये होते हैं, तो डी सही जवाब है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर के संबंध में 3 स्टेटमेंट है और बताना है कौन सा करेक्ट है। गिवन ऑप्शंस में पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ये पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन, जनरल पब्लिक को जिसके बारे में नहीं पता होता वो सीक्रेट पार्टनर होता है, और दूसरा वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फर्म को, ये दोनों ही सही है। और तीसरा जो है ही हैज लिमिटेड लायबिलिटी, ये रॉन्ग है क्योंकि उसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है।
और इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, ओनली 1 and 2। नेक्स्ट, वेयर हाउस रेंट इज ए पार्ट ऑफ विच कॉस्ट? वेयर हाउस रेंट कौन से कॉस्ट का पार्ट है? सही जवाब है ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट नोन एज? सभी डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को क्या बोलते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ करंट ईयर एंड बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस एंड करंट ईयर। नेक्स्ट, व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल्सो नोन एज? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इस नाम से भी जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्जेबल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, ए कंपनी दैट इश्यूज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स टू रेज फंड्स रिजल्ट्स इन? एक कंपनी जो स्टॉक और बॉन्ड इशू करती है फंड रेज करने के लिए, उसका परिणाम होगा क्या? तो गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका परिणाम जो होगा वो ऑप्शन बी, इंक्रीज इन कैश। नेक्स्ट, विच कॉस्ट इज इनकर्ड इवन इफ द कंपनी इज क्लोज्ड? कौन सी कॉस्ट होगी अगर कंपनी बंद भी होती है तो? सही जवाब है ऑप्शन सी, शटडाउन कॉस्ट। नेक्स्ट, विच आइटम कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन कैश फ्लो? कौन सा आइटम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आएगा कैश फ्लो में? सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट पेड, सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आते हैं कैश फ्लो में। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक प्रोमाइस ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट? कॉस्ट कॉन्सेप्ट का बेसिक आधार क्या है, मूल आधार क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉस्ट एसर्टेनमेंट। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लैरिफाइज कैश फ्लोज अकॉर्डिंग टू? स्टेटमेंट कैश फ्लो क्लैरिफाई करता है कैश फ्लो को किसके अकॉर्डिंग? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, 3 तरह की एक्टिविटीज में क्लासिफाई करके क्लियर करता है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच रेडी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज इज अवेलेबल इन टूडेज मार्केट? तो गिवन ऑप्शंस में टैली, बिजी, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ये सभी अवेलेबल है, इसलिए डी सही जवाब है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इन कैश फ्लोज व्हेन ए कंपनी इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इन? कैश फ्लो के अंतर्गत जब कोई कंपनी फिक्स्ड एसेट और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करती है, पैसा लगाती है, तो रिजल्ट क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, डिक्रीज कैश, कैश कम हो जाता है। नेक्स्ट, द परचेज वैल्यू ऑफ एसेट ओवर इट्स सर्विसेबल लाइफ इज कैटेगराइज्ड एज? परचेज वैल्यू एसेट्स का उसके पूरे लाइफ के दौरान जब तक वो यूज होती है उसको कैटेगराइज करते हैं किस तरीके से? सही जवाब है ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन। अभी इसके क्योंकि क्वेश्चन भी सारे अवेलेबल नहीं है और साफ दिख भी नहीं रहे हैं, तो हम डायरेक्ट आंसर्स बता दे रहे हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। कंप्लीट जब हमारे पास पूरा पेपर होगा तो बढ़िया से ऑप्शन वाइज टाइम लेकर के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज आर करेक्ट? कौन सी इक्वेशन इनमें से करेक्ट है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी बराबर एसेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ फंड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन सा संस्था के लिए सोर्स ऑफ फंड है? गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब तो इसमें होगा डी, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू शेयर, इश्यू ऑफ शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सारे के सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिनमें कोई कैश का फ्लो नहीं हो रहा है, कोई फंड भी जनरेट नहीं हो रहा है, यानी कि कोई
फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत फंड या वर्किंग कैपिटल का चेंज देख रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये सारे के सारे नॉन करंट आइटम्स हैं, इसलिए डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, बिल इज ड्रॉन ऑन 20 जनवरी 2020। बिल ड्रॉ होता है 20 जनवरी 2020 को, 2 महीने का। आफ्टर साइट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज 29 जनवरी 2020। द मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल विल बी। बिल ड्रॉ होता है 20 जनवरी 2020 को, 2 महीने का, और आफ्टर साइट बिल है ये। एक्सेप्टेंस मिलता है 29 जनवरी को। जब आफ्टर साइट केस होता है तो एक्सेप्टेंस की डेट से पीरियड काउंट होता है। 29 जनवरी से काउंट करेंगे 2 महीने। पहला महीना 29 फरवरी और दूसरा महीना 29 मार्च। 29 मार्च में 3 दिन ग्रेस के जोड़ेंगे, तो पहला दिन हो जाएगा 30 मार्च, दूसरा दिन 31 मार्च और तीसरा दिन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2020, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज। रेशियो यह है जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। ये अप्लाई किस पे नहीं होता है, यह पूछा है। तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग रेशियो। इसके केस में सही नहीं होगा क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट को बताता है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होगा तो अच्छा नहीं होगा। बाकी नेट प्रॉफिट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इनमें जितना ज्यादा होगा रेशियो उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना, इनमें 3 प्रिंसिपल दिए हैं, कौन से अप्लाई होते हैं इसमें। तो गिवन ऑप्शंस में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और बैचिंग कॉन्सेप्ट, ये दोनों का एप्लीकेशन होता है इसमें, और इसलिए सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। एक्सपेंडिचर जो नेचर में रेवेन्यू है लेकिन उसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिल सकता है, उसको क्या कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, if share of rupees 2 lakh are issued for purchase of asset of 180, then 20,000 will be treated as। अगर हम 2 लाख के शेयर इश्यू कर दें 1,80,000 की एसेट के लिए, तो एसेट 1,80,000 की और उसकी पेमेंट करने में हम 2 लाख के शेयर दे रहे हैं, इसका मतलब हम शेयर अपने डिस्काउंट पे दे रहे हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट, goods taken away by the proprietor from the business for personal use will be recorded as। तो ड्राइंग है, कहां पे रिकॉर्ड होगा ये पूछा है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट कैश बुक के अकॉर्डिंग 10,000 है। चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्रेडिट नहीं किया 2500। चेक इश्यू किया लेकिन इनकैश नहीं हुआ 3500। व्हाट इज द बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस क्या होगा। तो 10,000 ओवरड्राफ्ट दिख रहा है कैश बुक में, और ये 2 ट्रांजैक्शंस बताई हैं, हमें बताना है पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस क्या होगा। ऐसे केस में ये माना जाता है कि जो हमें ट्रांजैक्शन उन्होंने दे रखी हैं वो रीजन ऑफ डिफरेंस है, इनकी वजह से रीजन ये डिफरेंस आया है, हमें उनको एडजस्ट कर देना है। तो एडजस्ट कैसे करते हैं, हमें जिसका बैलेंस जानना है उस तक पहुंचने के लिए जिसका बैलेंस अवेलेबल है उसमें एडजस्ट करते हैं। जैसे ओवरड्राफ्ट है कैश बुक का 10,000, चेक जमा हुआ लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ 2500। तो चेक जब जमा करा, 2500 का चेक हमने डिपॉजिट करा, तो बिजनेसमैन ने अपनी कैश बुक में ये मान लिया होगा कि बैंक में 2500 बढ़ गए। बाद में पता चला कि बैंक में पासबुक में वो है ही नहीं, तो हम कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए इन 2500 रुपए को माइनस कर देंगे 10,000 के ओवरड्राफ्ट में से। क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है इसलिए माइनस कर रहे हैं।
यानी कि कर्ज था हम पे बैंक का 10,000, हमने जमा किए तो हमने सोचा ये कर्ज कम हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वहां एंट्री नहीं हुई है तो हम दोबारा से इसको उसके बराबर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मिलान करना होता है, यहाँ पे हम सही नहीं कर रहे होते हैं किसी चीज को। तो ओवरड्राफ्ट 10,000 का कर्ज है हम पे, हमने 2500 जमा करा था चेक अभी, लेकिन हमें पता चला कि इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस फिगर है और इसमें माइनस करेंगे तो वास्तव में ऐड होगी। ये तो उसका करने का तरीका है। ऐसे अंडरस्टैंडिंग बेस पे देखें तो 10,000 का हम पे कर्ज है, हमने 2500 रुपए जमा करके सोचा होगा कर्ज कम हो गया और कर दिया होगा कम इसको, लेकिन अब ये फिर से बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उधर एंट्री नहीं हुई है। तो या तो ओवरड्राफ्ट माइनस मानते हो तो इसको माइनस करोगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, या ऐसे कहो कि 10,000 के कर्ज में हम फिर से 2500 ये मानेंगे कि जमा नहीं हुआ है, यानी कि ये कर्ज हमारा 12,500 हो जाएगा। बाद में चेक इशू किया लेकिन इनकैश नहीं हुआ, तो चेक हमने इशू करा होता है, तो होता क्या है, हम चेक इशू करते हैं तो अपना ये बढ़ा देते हैं, हमारा कर्ज पहले से था ही 3,500 और बढ़ गए होंगे, लेकिन बाद में पता चला वहां रिकॉर्ड नहीं हुए। तो इनको अगर जो साइन के हिसाब से देखोगे तो प्लस होगा, और वैसे देखोगे कि कर्जे में ये ऐड हुआ था, ये कर्जे में से अब माइनस हो जाएगा 3,500, क्योंकि ये कर्ज बना ही नहीं, बैंक में पहुंचा ही नहीं पेमेंट के लिए। तो 10,000 में 2500 12,500 में से 3,500 चले जाएंगे तो 9,000 बचेगा, और ये 9,000 भी जो बचेगा ये ओवरड्राफ्ट ही बचेगा, ओवरड्राफ्ट 9,000 भी इसका सही जवाब होगा। बाकी कंप्लीट जब कराएंगे इसका क्वेश्चन तो और इसका न्यूमेरिकल लेकर के बताएंगे। नेक्स्ट है, एबीसी पार्टनर से शेयर करते हैं प्रॉफिट्स को 1/2 1/3 1/6 में, बी रिटायर होता है उसका शेयर ले लिया जाता है ए और सी के द्वारा 5:3 में, कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। तो गिवन ऑप्शंस में इसको कैसे करेंगे, तो सीधा इसका तरीका होता है, बी रिटायर हो रहा है, ये बी रिटायर हो रहा है और बी का शेयर ए और सी ले रहे हैं 5/3 और ये मतलब 5/8 और 3/8 5:3 में ले रहे हैं। तो आप यूं समझो कि 1/3 का आपको कर लेना है 5/8, 1/3 का 5/8 ये ले रहा है और 1/3 का 3/8 ये ले रहा है। तो 1/3 का 5/8 करके देखो कितना आ जाएगा, 1/3 का 5/8 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 5/24, और दूसरा 1/3 का 3/8 ले रहा है, तो उसको कितना मिलेगा 3/24, तो 5/24 ये ले रहा है, 3/24 ये ले रहा है। अब इनका न्यू शेयर निकाल सकते हैं, उसका जो ओल्ड था वो 1/2 था, उसमें ऐड कर देंगे 5/24 जो मिल रहा है बी से, तो 24 नीचे रह जाएगा, ऊपर आप कर देंगे ये 12 आ जाएगा, और 12 और 5 17 आ जाएगा, तो 17/24। सी का निकालेंगे 1/6 उसका पहले से है, 3/24 उसको और मिलेगा, तो ये आ जाएगा 24 डिनोमिनेटर और 6 4 जा 24 4 1 जा 4 3 7 आ जाएगा, तो 17/24 और 7/24 रेशो आ जाएगा 17:7। सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट, the data storage system remains hidden from the user and respond to the requirement of the user to the extent the user is authorized to access is known as। मतलब ये कह रहे हैं कि जो डाटा स्टोरेज सिस्टम होता है कंप्यूटर का, वो यूजर से छुपा हुआ रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन जब यूजर काम करता है तो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करता है। इसको क्या कहते हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, बैक एंड डेटाबेस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं, अमाउंट ऑफ परचेज निकालना है। तो अमाउंट ऑफ परचेज निकालने का सीधा तरीका है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,50,000,
इसमें क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दो, ओपनिंग स्टॉक घटा दो, तो परचेज की अमाउंट निकल आएगी। तो 150 में इनको ऐड और लेस करके देखें, अल्टीमेटली 20,000 कम हो जाएंगे 150 में से, और ऑप्शन ए 1,30,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है एज पर हर्जबर्ग हाइजीन थ्योरी, हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी है मोटिवेशन की। इनमें से पूछा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटिवेशनल फैक्टर, इनमें से कौन सा मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्किंग कंडीशन मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है, बी सही जवाब। नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस विल बी ट्रीटेड इन द, सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में वो एंटर्ड इन द, वो एंटर कहाँ होगा ये पूछा है। ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट है, उसको कहाँ दिखाएंगे हम। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, बैलेंस शीट। किसी भी चीज का बैलेंस लास्ट में रह जाता है तो बैलेंस शीट में दिखता है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और स्ट्रिपिंग द लीगल टेंडर ऑफ ए करेंसी, एक करेंसी की जो लीगल टेंडर है उसको समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, डीमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट, अंकटाड से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, हमें बताना है इनमें से कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन 1 ये इस्टेब्लिश हुआ 1964 में, सही है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी सही है। ये टेम्परेरी नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये परमानेंट बॉडी है। तो 1 और 2 सही है, इसलिए ए इसका सही जवाब है, 1 एंड 2। नेक्स्ट, at which stage of PLC maximizing profit while defending market share should be the marketing objective for marketers। इसमें पूछा है पीएलसी की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट की। तो इसमें पूछा है कि कौन सी स्टेज ऐसी होती है जहां पे किसी संस्था का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिले और मार्केट शेयर डिफेंड करते रहे, वो बना रहे। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, मैच्योरिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज करेक्टली मैच्ड विद द पब्लिकेशन ईयर। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही मैच है वो है ऑप्शन डी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911, 1911। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल, इनमें से कौन सा फैक्टर बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल में से एक फैक्टर नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, इंट्रोवर्जन। नेक्स्ट, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मींस, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस का मतलब क्या है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम यूकास पैसियोली वाज फ्रॉम, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेनिस सिटी, इटली से थे ये। नेक्स्ट, पोर्शन ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी समाप्त होने पे ही जिस पोर्शन को मंगाया जा सकता है उसको क्या कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट, ओरिजिनल कॉस्ट एसेट की 1,26,000 है, साल्वेज वैल्यू 6,000 है, यूजफुल लाइफ 6 ईयर है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा। तो सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट 126 में से साल्वेज वैल्यू घटा देंगे, 1,20,000 बचेगी, 1,20,000। ये तो वो वैल्यू बचेगी जो यूज हो जाएगी, और फिर कह रहे हैं 6 ईयर इसकी यूजफुल लाइफ है, उससे डिवाइड कर देंगे। तो 20,000 इसका पर एनम डेप्रिसिएशन आ जाएगा। रेट निकालने के लिए 20,000 को डिवाइड कर देंगे 1,20,000 से, 1,26,000 से, जो उसकी शुरुआती कीमत है। 20,000 डेप्रिसिएशन पर एनम अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट 126 इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और सही जवाब आ जाएगा 15.87, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन व्हाट डज इट रेफर टू, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और इसका मतलब क्या होता है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल। दरअसल ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस तभी होता है कि कॉस्ट जो होती है वो बराबर हो जाती है सेल की।
अ मशीन वाज परचेज्ड इन बिहार, ड्यूरिंग ट्रांजिट द मशीन वाज डैमेज्ड, कॉस्ट ऑफ रिपेयर इनकर्ड 20,000। एक मशीन बिहार में खरीदी गई, ट्रांजिट के दौरान डैमेज हुई और उसको रिपेयर कराना पड़ गया, इसलिए 20,000 रुपये खर्च हुए। ये किस टाइप का खर्च है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, a machine is purchased for 10,000 which was wrongly recorded in purchase account due to this error। मशीन परचेज करी 10,000 की, गलती से परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई, इस एरर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रायल बैलेंस विल नॉट शो एनी डिफरेंस, क्योंकि मशीन डेबिट होने की जगह परचेज डेबिट हो गया, अमाउंट बराबर ही रहेगी। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। फॉरफीचर के समय शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं किस वैल्यू से? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉल्ड अप वैल्यू। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स वर्थ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट। गुड्स बेची लिस्ट प्राइस 8,000 की, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, ओनली 25% रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट पोस्टेड टू डिस्काउंट विल बी। तो 8,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा, 8,000 का 10% 800 हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट की कहीं एंट्री होती नहीं है, 800 सीधे घटा दिए जाएंगे, सामान बचा 7200 का। 2% कैश डिस्काउंट देना है, कैश डिस्काउंट केवल कैश पेमेंट पे दिया जाता है, कैश पेमेंट वो बता रहे हैं 25% है। 7200 का 25% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1800। ये जो 1800 है केवल इस पे 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा, इसका 2% निकालेंगे तो 1800 का 2/100 आ जाएगा 36 रुपीज, तो केवल 36 रुपीज डिस्काउंट हो जाएगा। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, 36 ऑन डेबिट साइड। नेक्स्ट, an accounting information system processes financial transaction and event based on। accounting information system फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और जो इवेंट्स होती है उनको प्रोसेस करता है किस बेस पे? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप्स। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ट्रांसफर्ड टू। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पे प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का एडवांटेज नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, बाकी सब एडवांटेज है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कौन से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं? तो गिवन ऑप्शंस में इसमें सी सही जवाब है, इट जनरेट प्रिंट आउट ऑफ परचेज एंड सेल्स इनवॉइसेस। नेक्स्ट, which are the factors to be considered while using source accounting software। इनमें से कौन से फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, जब कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सोर्स कर रहे हो, लेना हो, तो कौन कौन से फैक्टर इनमें से ध्यान रखने के होते हैं, कंसीडर करने के होते हैं सॉफ्टवेयर खरीदते समय? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी दोनों चीज देखी जाएंगी। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर मेड सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, हाई सीक्रेसी ऑफ डाटा, सीक्रेसी बनी रहती है डेटा की। नेक्स्ट, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू डेवलप ए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, अगर कोई संस्था अपना कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप कराना चाहती है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, अपनी स्वयं की नीड के हिसाब से, और जिस संस्था का जो बिजनेस है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का है, बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स, विच सॉफ्टवेयर शुड ऑप्ट फॉर, कौन सा सॉफ्टवेयर उसको यूज करना चाहिए, और मतलब कौन से सॉफ्टवेयर को उसको खरीदना चाहिए? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, टेलर मेड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, द डैश ऑफ ए वेंडर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर व्हाइल ऑप्टिंग फॉर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक वेंडर के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर है जब वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेज कर रहा हो? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, लेवल ऑफ प्रॉफिट, गिवन ऑप्शंस में से।
नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की फीचर्स क्या है। गिवन ऑप्शंस में डी सही जवाब है, ऑल ऑफ द अबव। स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा, इंस्टेंटली प्रोड्यूस डिफरेंट रिपोर्ट, ग्रुप डिफरेंट अकाउंट्स। नेक्स्ट, ये सॉफ्टवेयर मस्ट बी इजी टू, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए इस चीज के लिए इजी। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, इंस्टॉल, एडेप्ट और अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज व्हाट आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन सा आइटम कॉस्ट अकाउंटिंग में शामिल नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग डू टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज। टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कौन से टाइप की अकाउंटिंग यूज होती है। तो गिवन ऑप्शंस में यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग, इसमें ऑप्शन डी सही होना चाहिए, बैच कॉस्टिंग। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा, बैच कॉस्टिंग। तो ये थे जितने क्वेश्चन अवेलेबल थे। इनमें से कोई रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि जो आंसर की है वो अभी तक बोर्ड ने नहीं डाली है, और इन पे हम और विचार करेंगे। अगर आपकी कोई भिन्न राय हो किसी क्वेश्चन के बारे में तो जरूर कमेंट करें, और उसको मैं अगली वीडियो में जब फुल एनालिसिस करूंगा सारे पेपर का, तो जरूर उसको शामिल करते हुए मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला जो वीडियो आए उसका आसानी से इंफॉर्मेशन पता चल जाए।